फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम सीआईबी के एबीएम का यूनिट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई निकालता है और फिस्कल पॉलिसीज़ जो होती है ना, वो गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज़ जो है ना वो निकालता है। ठीक है, तो पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जीआईबी में भी बहुत पूछा जाता है, सीआईबी में भी अलग अलग यूनिट्स में इसका अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है ना, ये चैप्टर आप देखेंगे हर जगह यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या दे रखा है, ये एक टूल है। ठीक है, टूल से मीन्स क्या हुआ कि इस पॉलिसीज़ के थ्रू जो आरबीआई है ना, वो सारे अपने जो बैंक पैसे मार्केट में सप्लाइड है उसको मॉनिटर करता है। उसको कितना पैसा मार्केट में रखना है, कितना एब्जॉर्व करना है, अगर कम हो रहा है तो इंजेक्ट करना है मार्केट में, अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर उसको लगता है ना कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो रहा है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के मार्केट के पैसे को एब्जॉर्व कर लेता है। तो इस तरीके से पॉलिसीज़ जो है ना वो यूज़ में आती हैं। ठीक है ना, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसीज होता है। अब फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज निकालती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट स्पेंड करती है, बोरो करती है, टैक्सेशन पॉलिसीज बनाती हैं। ठीक है ना, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग है। अभी हम यहाँ पे ना सारा मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला टूल क्या दे रखा है मॉनेटरी पॉलिसी में, विच इज़ बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट दे रखा है हमें। इसमें क्या होता है, ये बैंक रेट क्या होता है, ये वो रेट होता है ना जिसके थ्रू आरबीआई जो होता है ना, जो भी मतलब एक्सचेंज करता है किसको, मतलब बिल को, जो अदर बिल्स वगैरह होते हैं उनको या तो बाय करता है या रीडिस्काउंट करता है। रीडिस्काउंट मीन्स दोबारा से खरीद के बेचता है। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह हुए, तो उन सबको वो दोबारा से खरीद सकता है, रीडिस्काउंट कर सकता है। ठीक है, अब आप करंटली जो बैंक रेट चल रहा है वो 4.25% चल रहा है हमारा इस टाइम। ठीक है, ये कब तक की वैल्यूज़ हैं, ये 31 मार्च 2021 तक हमारी ये वैल्यू है 4.25%। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता है कि आरबीआई चेंज करता रहता है, जो सीआरआर और रेपो रेट वगैरह की वैल्यूज़ होती हैं इन सबको चेंज करता रहता है। ठीक है, तो करंट बैंक रेट क्या चल रहा है अभी हमारा 4.25%। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो जो अभी हमारा करंटली चल रहा है वो क्या चल रहा है, 3% चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो में ये होता है कि इसमें हमें जो बैंक है, आरबीआई है हमारा, उसको बैंक को उसके साथ जो उनका नेट टाइम डिपॉजिट होता है उसका जो पार्ट आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है उतना उसका कैश उसको आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। जैसे करंटली 3% है, तो उसका जो भी नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ के हिसाब से जो भी 3% बना उतना कैश उसको आरबीआई के साथ रखना है। ठीक है, नेट डिमांड एंड लाइबिलिटीज़, ये मैं बात बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेट डिमांड एंड टाइम्स लाइबिलिटीज़। ठीक, तो ये वो चीज़ की बात हो रही है। और वो पैसा जो है ना वो लिक्विड कैश होता है जो आरबीआई को रखना ही रखना है, वो इससे कम मतलब नहीं जा सकता। इतना पैसा उसको आरबीआई के हर हाल में, हर कंडीशन में रखना ही रखना है। ठीक है, सेकंड जो थर्ड टूल होता है वो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। करंट रेट क्या है अभी इस टाइम, 18% है हमारा। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, ये वो 18% है या वो रेट है एसएलआर जिसमें बैंक्स को आरबीआई के साथ या तो कैश फॉर्म में या फिर गोल्ड फॉर्म में या फिर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स फॉर्म्स में एनडीटीएल का जो उनका पार्ट है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का पार्ट है, उतना पार्ट आरबीआई के साथ मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो में क्या हुआ, कैश रिजर्व रेशियो में उनको कैश के फॉर्म में ही रखना है, पर एसएलआर में वो गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कोई बॉन्ड है। ठीक है, जो भी है, मतलब उतना बस परसेंटेज मेंटेन करना है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि कैश फॉर्म में हो, किसमें, एसएलआर की कंडीशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक जो हमारा दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या होता है, इसमें जो आरबीआई है या जो गवर्नमेंट है वो इश्यू करती है जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख रहे हो। एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हुए, जैसे कोई भी हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है, सॉरी, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, डिटेड सिक्योरिटीज हो सकते हैं, कोई भी बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब वो उसके थ्रू क्या करता है, ये ठीक है, ये तो ठीक है, इश्यू करता है एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, पर कैसे, वो क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं कोई भी, तो उसको वो ऑक्शन कर देता है। ठीक है, ऑक्शन करने से क्या होता है, अब आपने मार्केट में ऑक्शन किया तो कोई ना कोई उसको खरीदेगा, उसके थ्रू वो मार्केट में जो पैसा है, जो लिक्विडिटी चल रही है करेंटली, उसको एब्जॉर्व कर लेती है, कौन, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू, कौन सी स्कीम है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, गवर्नमेंट बोलो आप ये बोलो कोई भी। ठीक है, वो एब्जॉर्व करती है इन एग्जिस्टिंग बिल्स को दोबारा से बेच के।
ठीक है, इश्यू करती है दोबारा से। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेपो रेट। रेपो रेट अभी करंटली कितना चल रहा है, 4% हमारा चल रहा है, ठीक है। तो रेपो रेट में क्या हुआ, रेपो रेट वो रेट होता है जिसके थ्रू आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करती है, ठीक है। आरबीआई बैंक्स को बोरो करने के लिए पैसा देती है कि ठीक है तुम इतने रेट पे हमसे ले लो, इतना तुम्हें हमें उसके बदले चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो आरबीआई से लोन लेना या आरबीआई से पैसे लेना बैंक्स को एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है, रेट बढ़ने पर, रेपो रेट बढ़ने पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमारा कितना चल रहा है, 3.35%, ठीक है। ये रेट क्या होता है, इसमें जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के साथ अपना पैसा रखते हैं, जैसे उनका जो भी पैसा है वो आरबीआई के साथ रखते हैं, इसके बदले आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है। सेम कंसेप्ट है, जैसे कस्टमर हमारे साथ पैसा रखता है तो हम उसको इंटरेस्ट देते हैं, और अगर वो हमसे लोन लेता है तो वो हमको ईएमआईज के थ्रू पे करता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है, इसमें आरबीआई क्या हो गया, आरबीआई बैंक हो गया जो हम लोग हैं अभी करेंटली, ठीक है। और हम जो बैंक्स हैं वो उसके कस्टमर्स हो गए, तो वही चीज़ है। रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट एक तरीके से लोन की परसेंटेज है, और रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, जो आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक्स को इंटरेस्ट देगा आरबीआई, वो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है, ठीक है। तो अभी करंटली रेपो रेट कितना चल रहा है, 4%, और रिवर्स रेपो रेट चल रहा है आपका 3.35%, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ओपन मनी मार्केट, ओएमओ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, वो सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई बाय और सेल करती है, खरीदती भी है, बेचती भी है, सब होता है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है ना, वो एब्जॉर्बिंग बॉन्ड्स के थ्रू जो भी मार्केट में है ना मनी को इंजेक्ट करती है या एब्जॉर्व करती है। जैसे उसने अगर बाय किया तो वो आरबीआई ने अगर बाय किया तो मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर रही है, और अगर वो सेल कर रहा है कोई बॉन्ड वगैरह तो वो क्या कर रहा है, मार्केट से पैसा जो लिक्विडिटी है हमारा उसका एब्जॉर्व कर रहा है। तो यही चीज़ है, ठीक है। अब ये हो गया पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है रिफाइनेंस फैसिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। रिफाइनेंस फैसिलिटीज़ में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, इसमें जो बैंक्स है ना वो क्या करता है, ओवरनाइट में टर्म या रिवर्स रेपो रेट में ऑप्शंस करता है, ठीक है। किसको, टर्म जो रेपो है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। मतलब ओवरनाइटिंग की होती है कि ओवरनाइटिंग के लिए आपने बोरो कर लिया, ओवरनाइट के लिए आपने दे दिया केवल, ठीक है, कि ताकि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट हो जाए। जैसे किस टाइम एकदम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इंजेक्ट हो गया तो आपको तुरंत ही होता है कि एब्जॉर्व करना है, तो आपने ये जो है ना ओवरनाइट की वैल्यूज़ होती हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ में, कि एक ही रात में आपने लिया पैसा, खूब सारा मार्केट में इंजेक्ट कर दिया। ये एक ही वन नाइट की बात है कि वन नाइट में आपने सारा पैसा मार्केट से उठा लिया, लिक्विडिटी कम कर दिया, एब्जॉर्व कर ली सारी लिक्विडिटी, तो उससे रिलेटेड होता है, ठीक। नेक्स्ट है टर्म रेपोज। टर्म रेपोज क्या होते हैं, इसके थ्रू क्या होता है ना, हम मार्केट में पैसा लिक्विडिटी जो है ना वो इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टर्म रेपोज के थ्रू। मतलब देखिए यहाँ पे क्या था ना, जैसे 2 पॉइंट थे ना, टर्म रेपोज एंड रिवर्स रेपोज, ऑप्शन कर रहे हैं हम उसको, ये लिखा हुआ है ऑप्शंस कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टर्म रेपो देख रहे हैं हम यहाँ पे, टर्म रेपो देख रहे हैं, ठीक है, नीचे जो टॉपिक दे रखा है। तो इसमें क्या होता है टर्म रेपो में, कि आप ऐसा लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पर वो जो पीरियड ऑफ टाइम है वो ज़्यादा है किससे, ओवरनाइट वैल्यू से, ओवरनाइट वैल्यू से, ठीक है। इसमें क्या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में हम ओवरनाइट के लिए कर रहे हैं, ये ओवरनाइट लिखा हुआ ना, ओवरनाइट के लिए कर रहे हैं। लेकिन टर्म रेपोज में हम मोर देन ओवरनाइट या मोर देन अ टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, उस पैसे को इंजेक्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें दे रखा है फ्री फाइनेंस फैसिलिटीज़ में है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। अभी इसका रेट क्या चल रहा है, 4.25% चल रहा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का हमारा रेट। इसमें क्या होता है, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, एडिशनल अमाउंट को, जैसे मान लीजिए कोई उनकी ज़रूरत है, इसके लिए वो आरबीआई से ओवरनाइट कुछ अमाउंट को जो है ना वो बोरो करते हैं, ठीक है। एडिशनल अमाउंट देखिए लिखा हुआ है, एडिशनल अमाउंट को बोरो करते हैं, ठीक है, बोरो करते हैं किसके, कब कितने तक के लिए, ओवरनाइट के लिए, ठीक है ना, बोरो करते हैं ओवरनाइट के लिए। कहाँ, किससे करते हैं, आरबीआई से, ठीक है। और उनकी इसकी लिमिट क्या होती है, जैसे ऐसा तो है नहीं कि वो कितना भी पैसा चाहे उठा लें आरबीआई से, उसकी एक लिमिट होती है, कितना जो उनका एसएलआर का पोर्टफोलियो होता है उसकी एक लिमिट तक वो उससे आरबीआई से एडिशनल अमाउंट जो है ना वो ओवरनाइट के लिए ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो उसका रेट ऑफ, लेकिन उसको उनको फिर अपना पे भी करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो रेट क्या है, 4.25% पे उनको आरबीआई को पे करना है उस ओवरनाइट वैल्यू के लिए जो वो ओवरनाइट के लिए बोरो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फिस्कल पॉलिसीज़ हैं। फिस्कल पॉलिसीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है ना हमारे डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, जैसे स्पेंडिंग है, रेवेन्यू कलेक्शंस है, टैक्स कलेक्शन है,
ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, वो इफ जो ये फिजिकल पॉलिसीज होती हैं ना, ये हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, घटती है, जो भी रहता है, ठीक है। जैसे हमारा मतलब स्पेंडिंग और रेवेन्यू कलेक्शन है, कितना टैक्स आ रहा है, कितना कलेक्शन हो रहा है, कितना हमको उसके बाद जित बाकी सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने के लिए स्पेंड करना पड़ रहा है, तो सबसे रिलेटेड होता है, ठीक है। मेन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं इसके लिए? मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए कुछ क्या होता है ना कि इकोनॉमी में वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है। कौन से उन वेरिएबल्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे? पहला तो है एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है द पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, एंड थर्ड है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स है, इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेरिएबल टाइप से है, ठीक है। अब हमें एक एक्ट दे रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्यों हमें ज़्यादा पढ़ना है, जब पेपर में उस पर ज़्यादा आता नहीं है क्वेश्चन, हम मेन पॉइंट से फोकस करेंगे, जिससे पेपर्स पे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस होता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बता दिया कि जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो ये दोनों है, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं FRBM एक्ट। FRBM एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? FRBM की फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या होता है ना, FRBM की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। FRBM की 4 रिक्वायरमेंट ये होती है कि गवर्नमेंट को जो ना पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट देनी पड़ती है, मतलब 3 स्टेटमेंट देनी पड़ती है। कौन कौन सी? बजट कवरिंग, देखिए ये लिखा हुआ है, बजट कवरिंग मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क्स, ठीक है ना। ये मतलब FRBM की रिक्वायरमेंट्स हैं जो ये पूरी करनी है गवर्नमेंट को। पहले क्या होती है कि उसको 3 स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, किसको? पार्लियामेंट को, ठीक है। कौन कौन सी होती है वो? बजट कवरिंग मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि फिजिकल मैनेजमेंट जो है ना, वो रिड्यूस हो कर चुका है फिजिकल डिफिट्स में, to eliminate the revenue deficits by 31st March 2008, ठीक है। ये देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसमें आपको डीप जाके नहीं समझा रही हूँ। ये बस ये कि आपको पता होना चाहिए, बाई चांस देखिए ये आपको पता तो होता नहीं कि क्या MCQs आने हैं, क्या पेपर में क्वेश्चंस आने हैं, तो बस एक नॉलेज के लिए कि एक आपको आइडिया है, ऐसा नहीं कि आप गो थ्रू ही नहीं हुए कभी, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हम बस देख रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है? फिजिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट टू एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट बाय 31st March 2008, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि फिजिकल डिफिसिट जो आपका हो रहा है उसको इनको रिड्यूस करना है, जिससे कि क्या हो 31st March 2008 तक जो भी रेवेन्यू डिफिसिट आई है, जो भी रेवेन्यू में कमी आई, उसको ये कवर अप कर सकें, ठीक है। थर्ड हमारा दे रखा है स्ट्रिंजेंट प्रोविजन द एक्ट प्रोवाइड्स द सेंटर फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम द RBI। मीन्स क्या हुआ, वो RBI से गवर्नमेंट को बोरो करने के लिए प्रोविजंस हैं, बहुत मना है, ये बैन करता है। इससे क्या होता है? डिफिसिट फाइनेंसिंग आती है, इसलिए ये बैन है कि वो बोरो करे। फिर वो चीज़ अलग है कि वो अपने रूल्स वगैरह निकाल के अपना कर सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये बैन है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वायर्ड टू कीप पार्लियामेंट इन्फॉर्म्ड थ्रू क्वार्टरली रिव्यूज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि उसको क्वार्टरली जो है ना अपने रिव्यूज देने हैं, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना है, किसको? फाइनेंस मिनिस्टर्स को, आपका जो भी डेटा है उसके थ्रू पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इस FRBM एक्ट जो होता है इसमें कोई भी डेविएशन नहीं हो सकता, इसमें कोई भी रूल्स तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि पार्लियामेंट से उसके लिए अप्रूवल पहले से ना लिया गया हो, ठीक है ना। अब ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। एक दो अमेंडमेंट्स आए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या हुआ ना। अमेंडमेंट FRBM एक्ट से क्या मतलब है, इसमें फिजिकल डिफिसिट को टारगेट करके करा गया कि हमें जो फिजिकल डिफिट्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, कमी हो रही है, उसको टारगेट हमने किया कि हम इतना टारगेट पूरा करेंगे, ठीक है। तो पहले जो 2008 में टारगेट रखा गया वो अचीव नहीं हो पाया, किसकी वजह से? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अचीव नहीं हो पाया, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया 3 ईयर्स के लिए, 2008 से, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया, 3% पर एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा था, फिर इसको 3% पर एक्सटेंड करके छोड़ दिया गया। अब 2015 में क्या हुआ, अब 2015 में भी हम इसको अचीव नहीं कर पाए, तो इन्होंने 3 ईयर्स के लिए फिर से आगे बढ़ा दिया, कब तक? मार्च 2018 तक, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने रखा कि हमें फिजिकल डिफिसिट का 3% का टारगेट 2016 और 17 में लेना है, जो कि अब शिफ्ट कर गया था 17-18 तक। मतलब इसका मतलब ये है कि FRBM एक्ट में अभी भी अमेंडमेंट्स हमारी कोशिश करी जा रही है, चल रहे हैं,
लेकिन अभी तक वो अचीविंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो 8th यूनिट है CIB ABM की वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई इश्यू आ रहा है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो, या कोई सजेशन हो तो वो भी मेरे को लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।